हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इसमें भी हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इशू फॉर विच एन एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन मेड बिटवीन अ टू और मोर कंट्रीज। कि इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसके अंडर अभी तक कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन अ टू और मोर कंट्रीज़ अभी तक नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनके रिगार्डिंग एग्रीमेंट हो चुका है। हमने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। द फर्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्टिंग हार्मफुल एमिशंस। इसके रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस अफेक्ट या ग्रीन हाउस एमिशन मतलब ग्रीन हाउस को जो गैसेस अफेक्ट करती हैं उसके रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट हुआ था। डीप सी माइनिंग इन अ नॉन कोस्टल एरियाज ऑफ ओशियंस। इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है बिटवीन अ कंट्रीज। प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट है उसका नेम है साइट्स। दैट मीन्स कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना एंड बैनिंग द यूज़ ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड्स। इसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट हो चुका है, अभी रिसेंटली हुआ था एक 2019 में, जिसमें थाईलैंड ने अपनी कंट्री के अंदर पर्टिकुलर पेस्टिसाइड्स को बैन किया था। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is related to is closely associated with intellectual property right. Intellectual property right is related to WTO, that is World Trade Organization। तो इसमें से देखते हैं IPR से रिलेटेड कौन सा है। गेट्स। गेट्स स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रिम्स ट्रेड इन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिप्स Trade Related Intellectual Property Rights, and MFN stands for Most Favored Nation. So the answer will be answer number C. The next question is what is not correct about the International Development Association. International Development Association came under a वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही ये एक पार्ट है। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आईडीए को सेटिस्फाई नहीं करती। द फर्स्ट वन इज़ फॉलोइंग अर्थक्वेक इन 2015 आईडीए हैज़ हेल्प नेशनल रीबिल्ड एंड नेपाल रीबिल्ड एंड रिकवर। कि जो 2015 में नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था, क्या आईडीए ने उसमें उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी फॉर रिकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड? यस। The next is IDA ranks as the highest performing multilateral development bank in 2016, which is also correct कि 2016 के अंदर multilateral मतलब जो multiple payments with between a countries उसके अंदर इसकी highest performance थी, which is also correct. The next is IDA is a subsidiary of IBRD. IBRD stands for International Bank for Reconstruction and Development, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो यस, ये उसकी एक सब्सिडरी है। एंड द लास्ट वन इज IDA हैज़ प्रोक्यूर्ड हाइएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल लोन फ्रॉम IDA. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर C. दैट इज all the three statements are correct, but the D is incorrect. The next is as per the foreign trade policy 2015 and 20 a 3-star export house should have. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 के अंडर एक्सपोर्ट हाउसेस को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो वो क्या क्राइटेरिया था? अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो $3 मिलियन के है तो आप 1 स्टार कैटेगरी में हो। अगर 25 है तो आप उसके बाद 2 स्टार कैटेगरी के अंदर हो। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100 मिलियन है तो आप 3 स्टार कैटेगरी में हो। देन 500 मिलियन है तो 4 स्टार एंड 2000 मिलियन है तो 5 स्टार। सो द सीक्वेंस इज 3, 25, 100, 500 एंड 2000। सो इन्होंने हमसे पूछा है कि 3 स्टार के लिए परफॉर्मेंस क्या है, तो 3 स्टार की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? 100 मिलियन। The next is related to match the column, different types of control. Column 1 contain exchange control, price control, and import control and legislative control. And column 2 contain adverse BOP,
डोमेस्टिक फर्म्स, मास कंजप्शन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और अ डीलिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, or we can say that between our country and another country. So BOP is related to import control. तो सबसे पहले हम इसको मैच कर देंगे कि C किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल हमने लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ वगैरह में पढ़ा था कि लोकेशन डिसाइड करने में हेल्प करता है, या आपकी कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर डीलिंग कर सकते हो, कोई न्यू आर्टिकल अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, तो ऑल आर केम अंडर अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। सो इंडस्ट्रियल लोकेशन इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल। अब आता है एक्सचेंज कंट्रोल एंड प्राइस कंट्रोल। Exchange control means the restrictions or limitations imposed by the government on the purchase and sale of currencies to prevent the domestic firms. So exchange control is related to our domestic firms. नेक्स्ट आता है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल मीन्स रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स। लाइक गवर्नमेंट नेसेसिटी गुड्स के मैक्सिमम प्राइस को और मिनिमम प्राइस को फिक्स कर देती है। सो प्राइस कंट्रोल इज रिलेटेड टू मास कंजप्शन प्रोडक्ट। बेसिकली गवर्नमेंट किन पे करती है, आपने कभी देखा होगा किसी लग्जरी आइटम के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ने प्राइस रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हुई। प्राइस रिस्ट्रिक्शन किन पे होती है, लाइक जो हमारी नेसेसिटी गुड्स है, गेहूँ के ऊपर है, ठीक है, अनाज के ऊपर है, जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर डी, दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक फर्म्स, प्राइस कंट्रोल इज रिलेटेड टू मास कंजप्शन प्रोडक्ट, इम्पोर्ट कंट्रोल इज रिलेटेड टू BOP एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल लोकेशन। The next question is, under the foreign trade policy 2015 to 2020 following additional ports are allowed for export and import. इसके अंदर जो एयरपोर्ट्स अलाउड किए गए थे, दैट वाज कैलिकट एयरपोर्ट, केरला एयरपोर्ट, एरेकोनम ICD एयरपोर्ट एंड तमिलनाडु एयरपोर्ट। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर ए, दैट इज कैलिकट एयरपोर्ट एंड एरेकोनम ICD तमिलनाडु। द नेक्स्ट इज, which combination of the following is correct with regard to WTO, that is World Trade Organization? A, WTO initiates peace process among the member countries to enhance international trade. The next is, WTO avoids the task of settlement of disputes among the member countries. This statement is 100% incorrect, क्योंकि इसके पास settlement of dispute ये करता है WTO. The next is, WTO administers the trade revenue mechanism, which is a correct statement. The next is, WTO cooperates in appropriate manner with the IMF and the World Bank. This is also correct कि international organizations and WTO, IMF and the World Bank, और ये आपस में coordinate करके ही अपने decisions लेती हैं. So the statement number C and statement number D is correct. So the answer will be answer number C, that is trade revenue mechanism and cooperation with the IMF and World Bank is correct about WTO. The next statement is, which among the following are multinational corporations? कि हमें बताना है MNCs इनमें से कौन सी हैं। MNCs वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो दूसरी कंट्री में जाके ऑपरेट करती हैं, तो हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन MNCs को सेटिस्फाई करती है। मल्टीनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड कॉरपोरेशन विद स्ट्रॉन्ग होम कंट्री प्रेजेंस, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। दैट मीन्स उन्होंने अपनी जो पावर्स हैं वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज़ को भी दी हुई हैं फॉर अ डिसीजन मेकिंग विद स्ट्रॉन्ग होम कंट्री प्रेजेंस। पर उनकी जो होम कंट्री है, जहाँ पे उनकी पेरेंट कंपनी है, वो मतलब वहाँ पे भी वो भी उनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती हैं। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। द सेकेंड वन इज़, a global centralized corporation that acquires cost advantage through centralized production when cheaper resources are available. वो डिसेंट्रलाइज तो है, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा करा, पर उनमें होम कंट्री प्रेजेंस भी है। दैट मीन्स अगर उनको कभी ऐसा लगता है कि उनकी होम कंट्री के अंदर उन्हें किसी भी रिसोर्स के ऊपर कोस्ट एडवांटेज मिल रहा है, तो वो उसकी प्रोडक्शन वहाँ पर करेंगे, ना कि होस्ट कंट्री के अंदर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट।
The next is an international company that builds on the parent corporation's technology R&D. ये एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जो कि जिसकी पेरेंट कॉरपोरेशन क्या करती है, सारी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह होती है वो करती है, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. एंड द डी इज़ अ ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज दैट कंबाइंस द A, B एंड C. ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जो A, B एंड C तीनों ही क्वालिटीज़ को, मतलब तीनों ही उसके क्या हैं, एक फीचर हैं, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर D, दैट इज़ A, B, C, D ऑल आर द फीचर्स ऑफ multinational corporations. The next is, which among the following are a full member countries of ASEAN? ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. तो इसके अंदर हमें बताना है कि एशियन की इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो उसका मेंबर नहीं है. तो जब भी आप जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब भी इनके आप नेम लर्न करो तो कुछ अपनी एक ट्रिक बना लो, लाइक आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट उनका लर्न कर सकते हो. जैसे मैंने इसका किया हुआ है BCI LLM PSTV. ये क्या है, इसके सारे के सारे मेंबर्स हैं. BCI LLM PSTV. ब्रूनी, C for Cambodia, I for Indonesia, L for Leopard, M for Myanmar, M for Malaysia, P for Philippines, S for Singapore, T for Thailand and V for Vietnam. तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है. श्रीलंका इसका मेंबर नहीं है. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर D. The next is related to assertion and reasoning. Capital account convertibility is introduced only some time after the introduction of convertibility on a current account when exchange rate of currency of a country is relatively stable. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बाद ही आई थी. करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया ने जब ऑप्ट की थी वो उन्होंने ऑप्ट की थी 94 के अंदर, और जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ऑप्ट की गई थी 97 के अंदर बाय तारापुर कमेटी. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि एडजर्शन करेक्ट है कि वो उसके बाद ही आई थी जब थोड़े से हमारे जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो स्टेबल हो गए थे. रीजनिंग क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर अ फास्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. देखो वो हेल्प करती है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो नेसेसरी है, कि अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. एंड इट मेक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट मोर स्टेबल. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मेक फॉरेन एक्सचेंज रेट वोलाटाइल, ना कि स्टेबल. सो रीजनिंग इज़ इनकरेक्ट बट assertion is correct. So the answer will be answer number A, that is A is correct but R is incorrect. The next is WTO is only international organization which deals with the rules of trade within organization. This statement is correct कि WTO ही एक organization है जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर डीलिंग करती है. The next is the limit of holding or by individual foreign institution investor in a company has been raised from 5 to 10% of a company share, while the aggregate limit has been increased from 24 to 34%. This statement is also correct. So the answer will be answer number C. The next question is related to theory of absolute cost advantage. Absolute cost advantage is given by Adam Smith. According to this theory कि किसी ना किसी कंट्री का अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट पे ज़रूर कुछ ना कुछ कॉस्ट एडवांटेज होता है. मतलब वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ चीप मिलती है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल है, या फिर वो टेक्नोलॉजी है. तो वो कंपनी ट्रेड तभी करेगी जब उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है. मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देगी जिसमें उसको कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, और दूसरी कंट्री से ऐसा प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर लेगी जहाँ पे उसको कॉस्ट हाई आती है. सो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या गिवन है. Productive efficiency differed among different countries because of diversity in natural and acquired resources possessed by them. कि प्रोडक्ट एफिशिएंसी मतलब आप कितनी एफिशिएंसी, कितनी कॉस्ट एडवांटेज के साथ आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं और क्या क्या आपके पास एक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. द डिफरेंस इन नेचुरल एडवांटेज मैनिफेस्ट इन वेरिंग. नेचुरल एडवांटेज हमें कैसे मिलता है, क्लाइमेट की वजह से, क्वालिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ
minerals, waters and other resources. This is also correct. And acquired advantage हमें कैसे मिल सकता है? Different levels of technology and skills available. This statement is also correct. So the answer will be answer number 3rd, that all the statements are correct regarding a theory of absolute cost advantage. The next is statement 1. TRIPS agreement refers to condition or restrictions imposed on foreign investors. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ही सब कंडीशंस क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, उनको रेगुलेट करता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. Statement number 2. TRIPS agreement specifically forbids imposing restriction on operation of an enterprise which result in protecting domestic product and import disadvantages. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसके अंदर क्या किया गया था, ऐसी किसी भी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया था जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक तरीके से एडवांटेज प्रोवाइड करवा रही हैं और इम्पोर्ट को डिसएडवांटेजियस कर रही हैं. मतलब कि इन्होंने क्या किया था कि अगर कोई भी आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे इतनी ज़्यादा एक्सेस में आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो कि आपको वो प्रोडक्ट मतलब आपकी कंट्री में अगर वो अवेलेबल होगा तो लोग उसको परचेज ही नहीं करेंगे ड्यू टू अ हायर प्राइस. तो अगर आप कोई ऐसी एक्शन ले रहे हो अपनी कंट्री में जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ को अनएडवांटेज फेवर, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा फेवर उनको प्रोवाइड कर रहा है और इम्पोर्ट को डिसएडवांटेजियस प्रूव करता है, तो वो इसके अंदर रिमूव किया गया था. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. The next question is related to match the column, the name of different events and the time period of their occurring. IBRD आया था 1945 में जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी. IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में, इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हो. कंपनीज एक्ट कब आया? 56 में. तो कॉरपोरेशन रिलेटेड टू कंपनीज, तो IFC भी कब बना था? 56 में. एशियन डेवलपमेंट बैंक आया है 66 के अंदर, दैट स्टैंड फॉर ADB. एंड एक्सिम बैंक आया है 1981 में. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर A. द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू assertion एंड रीजनिंग. IFC contributes to increase sustainable agriculture opportunities, improve health and education, and increase access to finance for microfinance and business clients. IFC के ये गोल्स ही थे, 5 मेन गोल हैं IFC के, दैट इज़ क्रिएटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज़. द सेकेंड वन इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज. थर्ड, प्रोवाइडिंग मोर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. The fourth one is increase infrastructure facilities, and the fifth one is reducing greenhouse emissions. So the assertion is correct regarding a IFC. Reasoning: the IFC has focused on a set of development goals to ensure that its projects are expected to achieve the target. Reasoning is also correct कि इन्होंने ये ऐसे गोल्स अपने सेटअप किए हुए हैं जिनसे कोई भी अगर उनका प्रोजेक्ट है वो अपने गोल को अचीव कर सके. So both the assertion and reasoning are correct, and reasoning is related to assertion. So the answer will be answer number 2. The next is related to TRIPS, that is trade related intellectual property rights. कि इनके रिगार्डिंग किसके बेसिस पे ट्रिप ग्रांट की जाती है. द प्रोडक्ट और प्रोसेस इज द न्यू वन विच इज़ करेक्ट कि आपका प्रोडक्ट या जो भी प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, न्यू. इट कंटेन्स एन इन्वेंटिव स्टेप कि कुछ नया करा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ इनोवेशन होनी चाहिए. इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर 15 ईयर्स. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि पेटेंट उसके लिए ग्रांट की जाती है जब आपके प्रोसेस या प्रोडक्ट की 20 ईयर्स की एटलीस्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए. सो द स्टेटमेंट नंबर C इज़ इनकरेक्ट बट A, B and D आर करेक्ट. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर D. The next is related to statements during the period of prosperity. Prosperity मतलब हमारी कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, लोगों के पास डिमांड ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट फुल है कंट्री के अंदर, नेशनल इनकम ज़्यादा है, GDP ग्रोथ हो रही है, मतलब सब कुछ हाई है पॉजिटिव वे में. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ prosperity prices of goods fall and income of people go down. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि इनकम ऑफ पीपल गो डाउन नहीं होती, इनकम क्या होती है लोगों की इंक्रीज होती है. तो इसको हम यहीं से क्रॉस कर देते हैं.
The second is secular disequilibrium in balance of payment occur because of short run changes in an economy. This statement is incorrect क्योंकि जो secular disequilibrium होता है balance of payment में is due to long run changes in a economy. जो short term के लिए होता है that is temporary, एक होता है हमारा structural change वो भी long term होता है, cyclical change जो trade cycle की वजह से आता है. तो ये क्या है हमारा जो only temporary जो change है वही short run होता है, बाकी सारे चेंजेस क्या होते हैं लॉन्ग रन. सो द स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 4th. द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. The Maastricht Treaty signed in February 92 renamed European Community as European Economic Community. This statement is incorrect. हमने लास्ट वाले उसमें भी पढ़ा था वीडियो के अंदर कि उसका नेम क्या किया गया था, यूरोपियन यूनियन. The main objective of the formation of Asian Free Trade Area in 93 was to soften the restrictions on the movement of professionals in the region and helping poorer country. This statement is also incorrect क्योंकि उसके अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया था, प्रोफेशनल लोगों का फ्री मूवमेंट नहीं था फ्री ट्रेड एरिया में. द नेक्स्ट इज the SAARC is a regional grouping scheme among 6 South Asian countries. This statement is incorrect क्योंकि जो उसके members हैं वो कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं. जैसे आपको एशियन के बारे में बताया था कि आप फर्स्ट वर्ड लर्न कर सकते हो, जैसे कि इसका है ABBIMNPS. ABBIMNPS. A for अफगानिस्तान, B for बांग्लादेश, then B for भूटान, I for इंडिया, M for मालदीव्स, N for नेपाल, P for पाकिस्तान एंड S for श्रीलंका. सो उसके क्या हैं 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं. तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी इनकरेक्ट है. द नेक्स्ट इज द यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन वाज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल इंटीग्रेटिव स्कीम. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि ये सबसे बड़ी एक रीजनल इंटीग्रेशन हुआ था बिटवीन अ यूरोपियन कंट्रीज. सो द स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट. द नेक्स्ट इज what is the situation referred to as amongst the following when the intra-region trade is duty free but there is a variation in tariff structure for import from third country. कि उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके पास वो जब ट्रेड कर रहे हैं वो तो ड्यूटी फ्री है, और जो एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है जितने भी वो ड्यूटी चार्ज करें. दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एरिया. कस्टम यूनियन के अंदर भी क्या होता है कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ वो फिक्स करते हैं, कॉमन मार्केट में भी वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फिक्स करते हैं, और ईयू में भी क्या होता है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फिक्स होता है. ओनली फ्री ट्रेड एरिया ऐसा है जहाँ पे वेरिएशन होती है ना एक्सटर्नल टैरिफ. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 3. द लास्ट इज the which of the following statement is not correct relating to comparison of FDI with trade. कि अगर हम FDI और ट्रेड के बीच में आपस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम दूसरी ही कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड ट्रेड मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, हम जस्ट क्या कर रहे हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करती. स्टेटमेंट नंबर 1, only one market can be better served with differentiated products. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि वो कह रहे हैं कि FDI में ओनली वन मार्केट को ही बेनिफिट होगा. ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों ही मार्केट्स को क्या होता है बेनिफिट होता है. FDI ओवरकम्स टैरिफ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेड. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. It reduce financial risk through greater diversification. This statement is also correct कि आप एक ही कंट्री में नहीं हो, आप मल्टीपल कंट्रीज़ में अपनी MNCs को सेटअप कर सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिससे आपका क्या होगा फाइनेंशियल रिस्क जो होगा वो डाइवर्स हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा. कि ज़रूरी नहीं है एक कंट्री में रिसेशन आया है तो दूसरी ही कंट्री के अंदर रिसेशन भी आएगा. सो द स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट. इट क्रिएट्स हारमोनियस पॉलिटिकल रिलेशंस. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो the statement number 1 is incorrect regarding a FDI. Thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also post your queries in a chat box. Thank you everyone.